शख्स के डीएनए में कांग्रेस है और ये कांग्रेसी है। कन्फ्यूजन है डीडीसी मेंबर्स को इसलिए क्योंकि अभी तक जो डीडीसी मेंबर्स के क्या पावर्स होंगे वो अभी तक सरकार ने कोई बताया नहीं और ना ही पावर्स कन्फर अभी तक किए। इसलिए उनका क्या रोल रहेगा डेवलपमेंट में, किस हद तक उनको पावर्स मिलेंगे, वो एक क्वेश्चन मार्क है जब तक सरकार ऑफिशियली इसकी नोटिफिकेशन करती। डीडीसी चुनाव जैसे ही शुरुआत हुई, बिगुल बजा, काफ़ी उथल पुथल जो है वो देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी में भी एक उथल पुथल ज़रूर देखने को मिली थी। एक नाम आपने सुना ही होगा, शाहनवाज चौधरी। जी हाँ, आम जनता की और युवाओं की बात को ज़्यादा हाईलाइट करते थे, जितने भी छात्रों के आवाज़ों को मजबूत करते थे, पर कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी आवाज़ को सुना नहीं गया। डीडीसी चेयर अगर बात की जाए, डीडीसी चुनाव इन्होंने जीत लिए हैं पर इंडिपेंडेंट, पर कांग्रेस का साथ भी था। आखिरकार कांग्रेस से मैंडेट क्यों नहीं मिल पाया? आज हमारे साथ है, मैंने कहा चलिए पूछ लेते हैं कि आखिरकार तब हुआ तो हुआ क्या था। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कांग्रेस पार्टी में रहने के साथ साथ फिर आपको इंडिपेंडेंट चलना पड़ा और इंडिपेंडेंट आपने जीत भी लिया? ये मैं तो कांग्रेस पार्टी मेरे लिए परिवार है और मैं हमेशा इस परिवार का हिस्सा था, हूँ और रहूँगा। राजनीति में होता है कभी कभी चुनाव के समय में कई बार पार्टी की कुछ कंपल्सन मजबूरियाँ हो जाती हैं। हालांकि मेरा राइट बनता था और मेरे फेवर में डिसीजन भी हुआ था। कई बार होता है लोकल लीडरशिप में कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन या कुछ इश्यूज ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से गलत डिसीजन हो जाते हैं। तो उस समय एक डिसीजन वैसा हुआ जिसकी वजह से मुझे मजबूरन जो है वो चुनाव, क्योंकि वहाँ लोगों की आवाज़ थी और मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मुझे मजबूरन जो है वो चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा। लेकिन पूरी चुनाव की प्रक्रिया के दौरान मेरा यही मानना था कि राहुल गांधी जो है वो मेरे नेता हैं और कांग्रेस मेरा परिवार है। और जब कोई व्यक्ति जुड़ता है किसी संगठन के साथ तो उसकी आइडियालॉजी के साथ जुड़ता है, तो मैं उस आइडियालॉजी के साथ जुड़ा हूँ। आइडियालॉजीज़ रोज़ बदली नहीं जाती। तो मैंने कहा था कि चुनाव मैं ज़रूर लड़ रहा हूँ लेकिन मैं हमेशा जो है वो पार्टी का हिस्सा रहूँगा। तो वो मैंने साबित भी किया। मैंने चुनाव जीतते ही मैंने जो है मैं कांग्रेस परिवार में वापस आज हूँ और हमेशा रहूँगा। कहीं ना कहीं ये बात भी हुई थी कि आपको पार्टी से अब निकाला जाएगा, ये आवाज़ें उठ रही थी, काफ़ी बार आई भी। क्या लगा कि नहीं, हमारा ऐसा शख्स वापस नहीं जाना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए, इसलिए वापस बुला लिया? मैं तो पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि ये संगठन का आदमी है। तो इसलिए जो कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व था, सेंट्रल हाईकमान थे, उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है मुझे वापस उसी रूप में स्वीकार लिया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये इस शख्स के डीएनए में कांग्रेस है और ये कांग्रेसी है। तो इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने, जब मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा तो उन्होंने तब भी मुझे अपना हिस्सा समझा। आपने उन पर बात उठाई है जो लोकल लीडरशिप थी, क्या अब ये बात उनको समझ में आई कि नहीं, अगर हम इन्हीं को ही मैंडेट दे देते, इन्हीं को ही बोलते कि भाई चलिए आप कांग्रेस से लड़ लीजिए, तो कांग्रेस की एक सीट हमारे पास होती? मुझे लगता है समझ आनी चाहिए। अब इससे ज़्यादा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रिजल्ट जो है वो मैटर करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब उनको समझ जाना चाहिए कि लोगों की क्या आवाज़ थी और उनको क्या फैसला करना चाहिए था। मुझे लगता है कि इससे लोकल लीडरशिप भी सीखेगी और आने वाले समय में जो युवा लोग हैं, जो पार्टी में युवा हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इससे सीख कर हमें चाहिए कि ज़्यादा युवाओं को जो है वो आगे राजनीति में मौका दें, उनको चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लड़ने का मौका दें, क्योंकि युवा जो संगठन के लोग हैं वो लोगों की ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं, वो ज़्यादा भाग दौड़ सकते हैं, तो उनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। अब आपने डीडीसी चुनाव जीत लिए हैं, आम जनता अभी भी थोड़े से कश्मकश में ज़रूर है कि आखिरकार डीडीसी चुनाव जीतने के बाद जो भी डीडीसी मेंबर्स होंगे वो किस तरीके से काम करेंगे। आपने कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चुनाव लड़ा भी और आपको लगता है कि मैं वो काम कर भी दूंगा सुप्रीम के लोगों का? देखिए, अभी तक एक कन्फ्यूजन है डीडीसी मेंबर्स को इसलिए क्योंकि अभी तक जो डीडीसी मेंबर्स के क्या पावर्स होंगे वो अभी तक सरकार ने कोई बताया नहीं और ना ही पावर्स कन्फर अभी तक किए। इसलिए उनका क्या रोल रहेगा डेवलपमेंट में, किस हद तक उनको पावर्स मिलेंगे, वो एक
क्वेश्चन मार्क है जब तक सरकार ऑफिशियली इसकी नोटिफिकेशन करती। पर मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, सुरनकोट से, मैं आपको बताता चलूँ कि वो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। रियासत जम्मू कश्मीर में सबसे फार फ्लंग जो एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, और उसमें भी सुरनकोट बहुत फार फ्लंग एरिया है। वहाँ आज भी 60-70 साल बाद भी अगर आप किसी गांव में चले जाओगे पैदल चल के, तो वहाँ आज भी आपको तारें जो है कई जगह पेड़ों पे लटकी मिलेंगी। आज भी वहाँ बिजली की परेशानी आएगी। बेसिक फैसिलिटीज़ जो है, पानी आज भी जो है लोगों को घर पे पानी नहीं मिलेगा। एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सुरनकोट में नहीं है। उसके अलावा रोड्स नेटवर्किंग का बहुत बुरा हाल है। इतना PMGSY इतने की जैसी स्कीम्स आने के बावजूद भी आज भी हमारे वहाँ सड़कें नहीं हैं, दूर तक पैदल चलना पड़ता है। तो जो बेसिक फैसिलिटीज़ आज भी जो है वहाँ पे नहीं है। मैंने DDC बनते ही मैंने इसका इंतज़ार नहीं किया कि मुझे क्या पावर्स मिलते हैं, बल्कि मैंने अपने एरिया को रिप्रेजेंट किया और मैंने सारे इश्यूज़ जो हैं वो हायर अथॉरिटीज़ के साथ, सेक्रेटरीट के साथ, सरकार के साथ वो इशू रेज़ किए। चाहे वहाँ बिजली का इशू था, पानी का इशू था, सड़कों का इशू था, एजुकेशन का इशू था, हायर एजुकेशन का इशू था, या स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, या हमारा इलाका बहुत खूबसूरत है, बहुत पोटेंशियल है, मगर आज तक उसको डेवलप नहीं किया। वहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए तो वहाँ की इकॉनमी बूस्ट होती है, वहाँ का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और वहाँ बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन इस पे आज तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान नहीं दिया। तो ये सारे इश्यूज़ मैंने राइट प्लेस पे मैंने पहुंचाए हैं, और उसमें मीडिया का भी धन्यवाद, उन्होंने मीडिया ने काफ़ी उसको हाईलाइट किया। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ उसमें मैं कामयाब होऊंगा, और कुछ ना कुछ जो है डेवलपमेंट जो आने वाले दिनों में हमारे रीजन में सुरनकोट में ज़रूर होगा। जिस तरह से मैंने शुरुआती तौर पे बात की, मैंने कहा था कि आप एक ऐसी आवाज़ हैं जो युवाओं के लिए हमेशा ही साथ साथ चली हैं, साथ साथ खड़ी हुई हैं। इस समय अगर युवाओं की अगर बात करें, नो डाउट थोड़ी पोस्ट नज़र आ रही हैं, पर बेरोज़गारी का स्तर भी लगातार उसी तरह से बढ़ रहा है। आई थिंक उससे ज़्यादा ही तेज़ से बढ़ रहा है। इस समय बेरोज़गारी का स्तर कम हो, किस तरीके से उस पर काम किया जा सकता है, आपकी एडवाइस की? देखिए, बेरोज़गारी तो आज जब 370 इस प्रदेश से हटाया था, आज करीब 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया है। तो ये कहा जाता था ये कि जैसे ही 370 हटेगा तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा, बट हकीकत ये है कि आज बेरोज़गारी का स्तर हमारा प्रदेश में और ज़्यादा गिर गया है और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और युवा इस टाइम जो पढ़े लिखे युवा है, इंजीनियरिंग करके, अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज करके आज उस सड़क पे बैठे हैं और उनके पास कोई रोज़गार नहीं है और सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो मेरी ये गुजारिश है, अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है प्राइवेट। एक वादा किया गया था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा हुआ, इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, टूरिज़्म को बढ़ावा होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और है। आप सब जानते हैं कि अभी तक कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रॉपर मैकेनिज़्म या प्रॉपर जो है वो कोई वाइट पेपर अभी तक सरकार ने नहीं दिए। मेरी सरकार से, LG साहब से ये गुजारिश रहेगी कि आपने जो वादा किया था BJP सरकार ने कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे युवाओं को, वो दी जाए। आपके पास बहुत सारी हमारी अभी भी जो सरकारी वैकेंसीज़ हैं वो खाली हैं। एजुकेशन से लेके जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वैकेंसीज़ खाली हैं और फिर उन वैकेंसीज़ को फिल किया जाए और नई जो अगर प्राइवेट सेक्टर जो है उसको बढ़ावा दिया जाए, कैरियर काउंसलिंग शुरू की जाए ताकि हमारे जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं उनको बाहर जो है वो प्लेसमेंट्स मिलें, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी रिजर्वेशंस बाहर रखी जाए। क्योंकि हमारा जो स्टेट है उसकी सिचुएशन बड़ी अलग है। हम जिस मेंटल ट्रॉमा से हमारा युवा जो है, हमारा यूथ जो प्रदेश का है, वो जिस मेंटल ट्रॉमा से, जिस साइकोलॉजिकल सिचुएशन से गुजरा है वो बहुत मुश्किल खड़ी है। हमारा प्रदेश आतंकवाद से पीड़ित है और हमारा हिली टेरेन है, हिली रीजन है, बहुत मुश्किल इलाका है, बहुत सारे रिसोर्सेज के इश्यूज़ हैं। तो हमारे युवा को compete करने में बाहर जाके बहुत परेशानी आती है। इसलिए उनका रिजर्वेशन जो है वो इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। जैसे एज रिलैक्सेशन था बाहर UPSC में, बाकी चीज़ों में, और बहुत सारे बेनिफिट वो भी ख़त्म कर दिए और जो है वो अपॉर्चुनिटी देने के बजाय जो था पहले वो भी जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीना जा रहा है। तो जो राइट्स के हमारी प्रोटेक्शन थी जम्मू कश्मीर की, वो जो हम मांग कर रहे हैं कांग्रेस की, हमारे लैंड प्रोटेक्शन और साथ में जॉब प्रोटेक्शन जो हो। अब बाहर से डोमिसाइल यहाँ आके लोग बना रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट में जो वैकेंसीज निकलेंगे भी
उसमें बाहर के लोग भी जब भरेंगे, कंपटीशन करेंगे, तो हमारे युवा कहाँ जाएंगे जम्मू कश्मीर के। इसलिए 370 तो चला गया, 35 से भी चला गया, पर क्या 371 को लेकर लोगों को था कि शायद 371 मिल जाए? क्या कांग्रेस पार्टी 371 को लेकर आवाज़ उठाएगी? क्योंकि 370 पर अभी तक ये नहीं कह रही, गुपकार के साथ कभी कहती है कि हम साथ में हैं, कभी नहीं है। ये नज़र आया था पिछले इलेक्शंस में भी। क्या इस समय क्या 371 को लेकर आवाज़ उठाएगी? क्योंकि अगर डोमिसाइल आया है तो साथ में कुछ इस तरह से भी आ जाए ताकि हमारी लैंड जो है वो प्रोटेक्ट रहे। नहीं, हमारा सीधा कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी की मांग भी है कि आप 370 दे दें, नाम 71 दे दें या कोई और आर्टिकल शेप दे दें, वो मैटर नहीं करता। बट हमारा लैंड प्रोटेक्शन होना चाहिए, हमारी जॉब्स प्रोटेक्शन होने चाहिए, हमारा कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो थ्रेट में होना चाहिए। हमारे प्रदेश में अलग अलग कल्चर्स हैं, जैसे जम्मू में हम हैं तो जम्मू में डोगरा कल्चर आइडेंटिटी है, इसी तरह गुजर्स का कल्चर है, कश्मीर का कल्चर है। तो सबसे ज़्यादा थ्रेट अभी जो है वो जम्मू का जो हमारा डोगर कल्चर है वो थ्रेट में है, आइडेंटिटी थ्रेट है इसको। इसलिए हमारी सीधा मांग है, हमारा जो आइडेंटिटी है वो मेंटेन रहना चाहिए, हमारा कल्चर मेंटेन रहना चाहिए और हमारी लैंड प्रोटेक्शन होनी चाहिए, कोई बाहर से आके यहाँ ज़मीन ना खरीद सके। और हमारी जॉब जो हैं वो प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि हमारे जो प्रदेश के युवा हैं सिर्फ वही जॉब्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो ये हमें जो है ये कांग्रेस पार्टी की सीधी सीधी मांग है और इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी। आखिरी में चलते चलते सवाल, कांग्रेस का कहीं ना कहीं पता चला डीडीसी चुनावों में कि क्या हाल है। अब इसको किस तरह से और मजबूत किया जाएगा, क्योंकि कुछ ही समय में हो सकता है, क्योंकि इस तरह की सियासी गलियारों में आवाज़ें उठ रही हैं, बातें हो रही हैं कि हो सकता है इलेक्शंस हो। क्या इलेक्शंस के लिए कांग्रेस पार्टी फिर तैयार है? क्योंकि जिस तरह से डीडीसी चुनावों का जो एक सामने रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग लेकर देखा जाए या कुछ और? देखिए, जो खामियां हैं इस चुनाव को लेके हम उस पर पूरा एनालिसिस करेंगे उसका, और हम कोशिश करेंगे कि वो खामियां दूर हों। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो विजिबली दोनों रीजन्स में जो है वो लोगों की आवाज़ उसने उठाई है। लेकिन ये सरकार अनफॉर्चुनेटली इलेक्शंस में भी जो है वो ऑफिशियल मशीनरी का और सरकार का पूरा दुरुपयोग करती है, इस्तेमाल करती है। उसकी वजह से भी कई जगह जो है हमें उसका नुकसान हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और हम और मजबूती से जो है आने वाले दिनों में, आने वाले एक साल में कांग्रेस पार्टी उभरेगी और आने वाला जो भी चैलेंज रहेगा, जो भी चुनाव रहेगा, उसमें हम उम्मीद है कि हम लोगों की आवाज़ बनकर सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज चौधरी ने ये बात तो क्लियर कर दी है कि आखिरकार डीडीसी चुनावों में क्या हुआ था, और ये बात भी क्लियर की है कि आखिरकार क्या कारण था। अगर जो कारण था वो तो था, पर मैं जीत के दिखाया हूँ और मैंने आम जनता की बात को समझा था, सुना था, तभी ही इलेक्शंस में सामने आने की बात कही थी। वहीं दूसरी ओर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से चुनावी बिगुल के लिए बातें उठ रही हैं, हो सकता है असेंबली इलेक्शंस हों, उसमें कुछ करना होगा ताकि आम जनता का सहयोग वापस मिल सके कांग्रेस पार्टी को। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलेगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।